हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आपका आज के हमारे करंट अफेयर्स के इस सेशन में। देखते हैं आज हमारे लिए कौन कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही है जो किसी भी एग्ज़ाम दैट मीन्स जो भी आप वनडे एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एक न्यूज़ आई है होली देवनी मोरी रेलिक्स। तो दैट मीन्स रेलिक्स कहने का सीधा सा मतलब है जो अवशेष हैं। अब ये किस चीज़ के बारे में है? तो यहाँ पर जो हमारे देश के पीएम है, उन्होंने एक दैट मीन्स थैंकिंग नोट शेयर किया है श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुरा कुमार दिशानायके के साथ। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर प्रेसिडेंट का नाम आया श्रीलंका के, वो नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। और ये किस लिए किया है? दैट मीन्स इन्होंने एक एक्सपोजिशन किया है, दैट मीन्स एक्सप्लोर कराया या एग्जीबिशन लगाया है किस चीज़ का? देवनी मोरी रेलिक्स एट गंगा रामया टेम्पल, जो कि कहाँ पर है? कोलंबो में। तो पहली चीज तो ये चीज इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? तो बात यहाँ पर ये है कि ये जो देवनी मोरी रेलिक्स है ये रिलेटेड है किस चीज से, किनसे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है लॉर्ड बुद्धा के जो अवशेष हैं उनसे रिलेटेड है। इसको ऑर्गेनाइज जो किया है वो ऑर्गेनाइज किया है आपके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। ठीक है। और इसका जो मेन एम है वो क्या एम है? ताकि इंडिया और श्रीलंका के बीच जो कल्चरल टाइज हैं उनको प्रमोट किया जा सके। किसके थ्रू? ये जो बुद्धिस्ट हेरिटेज एंड स्पिरिचुअल डिप्लोमेसी है, स्पिरिचुअल डिप्लोमेसी के थ्रू हम अपने रिलेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये बात दैट मीन्स अप्रैल 2025 की है जब ये विजिट इन्होंने किया था श्रीलंका। अ, तब वहां पर ये बात आई थी कि पब्लिक दर्शन के लिए इसे ओपन किया जाएगा। और इसी के लिए थैंकफुल रहे हमारे पीएम श्रीलंका के प्रेसिडेंट के लिए। और यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट किया दैट मीन्स डीप सिविलाइजेशन एंड स्पिरिचुअल टाइज, जैसा कि अभी हम लोग ने बात की, जो आपके दैट मीन्स स्पिरिचुअल बॉन्ड्स को भी शो करते हैं दोनों देशों के बीच में। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी दैट मीन्स आगे के लिए एक्सप्रेस किया है कि जो लॉर्ड बुद्धास का मैसेज है, कंपैशन का, पीस का एंड हार्मनी का, वो मानवता के लिए एक दिशा निर्देश का काम करेगा जिससे सबके लेवल का दैट मीन्स बेहतर हो पाए। अब अगर इस साइट की हम लोग बात करें ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, तो ये जो साइट है ये एक्सकेवेट की गई थी 1957 में, जो कि अर्ली बुद्धिस्ट प्रेजेंस को दिखाता है कहाँ पर? वेस्टर्न इंडिया के साइड दिखाता है। और बाकी ये एग्जीबिशन कहाँ लगा है? ये श्रीलंका के गंगा रामया टेम्पल में लगा है। तो ये दोनों चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन हम लोग और देखें कि इसे दैट मीन्स किसने एक्सकेवेट किया था इंडिया में, और ये पाया कहाँ गया था ये रेलिक्स? तो ये हमारे दैट मीन्स अरावली रेंज, अरावली डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। अरावली डिस्ट्रिक्ट गुजरात के। और इसीलिए ये वेस्टर्न इंडिया का पार्ट था। और दूसरी चीज, इसको एक्सकवेट किसने किया था? तो यहाँ पर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट का नाम आता है एस एन चौधरी। तो एस एन चौधरी जी का नाम आता है। इसीलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे पढ़ रहे हैं या एग्जाम के लिए। तो इसमें पूरा आपका एक डेटा, कई सारे प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट जो डेटाज हैं वो यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है जो पूछी जाती है, जैसे कि स्टैटिक का पार्ट भी बन जाता है कि ये जो रेलिक्स है तो इसमें कुछ इंस्क्रिप्शन होते हैं, अभिलेख होते हैं, वो किस लैंग्वेज में है? तो अगर हम लोग इंस्क्रिप्शन की बात करें, अभिलेख, तो वो आपके ब्राह्मी एज वेल एज संस्कृत लैंग्वेज में मेंशन है। तो ब्राह्मी एज वेल एज संस्कृत, ये दोनों चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी हो जाती है कि ये रेलिक्स मिले कहाँ थे इंडिया में, किस साइड में, और अभी इनको पब्लिक ओपनिंग के लिए या दर्शन के लिए कहाँ पर ओपन किया गया? श्रीलंका में। तो एक तो ये हो गया। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो देखिए जैसे जैसे अभी आप देख रहे हैं कि इंडिया अपने जैसे अलग अलग देशों के साथ अलग अलग डायमेंशन में डील्स को डायमेंशन डाइवर्सिफाई कर रहा है, वैसे ही अभी मेन अगर एग्रीकल्चर की बात करें
तो एग्रीकल्चर में इंडिया ने नेपाल और मालदीव्स के साथ एग्रीकल्चर फील्ड या एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए कुछ एमओयूज या दैट मीन्स एग्रीमेंट साइन किए हैं। अब ये किस टाइप के एग्रीमेंट है और इससे फायदा क्या होगा, वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। दैट मीन्स इसमें, इस न्यूज़ में। अब बात यहाँ पर है कि आपके सबसे पहले नाम आता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स, तो नाम पहले ही याद रखें, शिवराज सिंह चौहान। अब इन्होंने क्या किया है, दैट मीन्स आपके काउंटर पार्ट एक नेपाल के मिनिस्टर्स एज वेल एज मालदीव्स के मिनिस्टर के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पर दैट मीन्स हम लोग कैसे चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं, उसके उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो यहाँ पर जो मेन फोकस है वो केवल बायलैटरल मतलब दो देशों के बीच में नहीं, इवन अपने कल्चरल और इमोशनल जो टाइप है उनको बढ़ाने को लेकर भी है अलग अलग देशों के साथ। तो यहाँ पर जो मेन फोकस किया गया, जो आपका एक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च पूसा बेस्ड है, वहाँ पर जो भी रिसर्च किए जाएंगे उन रिसर्च को कैसे आप ग्राउंड लेवल पर या उसका कैसे फायदा एडवांस वर्जन में नेपाल या मालदीव्स तक पहुंचा सकते हैं, तो उन चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर डील साइन हो। इसके साथ साथ यहाँ पर जो प्रेजेंट रहे वो डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिनका नाम है डॉक्टर एम एल जाट, ये प्रेजेंट रहे हैं। अब ये तो एक यहाँ पर देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन कि रिसेंट एग्रीकल्चर टाइज इंडिया के किसके साथ हुए। अगर हम लोग रिसेंट में ही देखें कि इंडिया ने किस किस के साथ टाई अप किया है, तो जैसे यहाँ पर तो मालदीव्स का नाम आ गया, नेपाल का नाम आ गया। इससे पहले अगर हम लोग बात करें 2025 में ही इंडिया ने भूटान के साथ भी इस टाइप का एग्रीकल्चर रिलेटेड दैट मीन्स एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्रीमेंट साइन किया था। और रिसेंट में एक और देश के साथ देखें तो फिजी के साथ भी हमको ये टाई अप देखने को मिलता है एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन के लिए। तो फिजी हो गया, और ये अभी रिसेंट नहीं था, दैट मीन्स 2026 की बात है, और इसीलिए एक जॉइंट वर्किंग कमेटी कमेटी भी बनाई गई थी। तो ये कुछ चीज़ें याद रखिएगा, फिजी के साथ एग्रीकल्चर, इसके साथ साथ भूटान के साथ देखने को मिला, और नेपाल और मालदीव्स के साथ रिसेंट में इस टाइप का ट्रेड डील हुई है। बाकी यूएस के साथ भी अभी एग्रीकल्चर में हम लोग देख ही रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ मार्केट ओपन किया, अब उस पर कई सारे स्टेप्स हैं, अभी वो भी हम लोगों को धीरे धीरे पता लगेंगे कौन सी चीज़ ओपन है यूएस की मार्केट के लिए, या कौन सी चीज़ में अभी रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो ये दो तीन चीज़ें इनको ध्यान में रखें। इसके साथ साथ अब यहाँ पर दैट मीन्स ये ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें अचानक से यहाँ शुरू हो गई, ये पहले भी डिस्कशन हो चुका था, और ये डिस्कशन कहाँ पर हो गया था, बिम्स्टेक के समिट में। तो वहाँ की जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप वहाँ पर बनाई गई थी इंडिया नेपाल के बीच में, तो वो अपने एग्रीकल्चर सहयोग को कैसे एक दूसरे देशों तक बढ़ाकर उसे प्रभावी रूप से लागू कर सकते हैं, तो उसका दैट मीन्स लेखा जोखा बिम्स्टेक समिट में तैयार किया जा सकता है। सेम ऐसे मालदीव्स की बात करें, आइलैंड नेशन है, तो वहाँ पर एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए एज वेल एज उनके लैंड को, सलाइन सॉइल को एंड ट्रॉपिकल वल्नरेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए हम उनको कौन कौन से फायदे पहुंचा सकते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर कही जाए। अब देखिए बात बिम्स्टेक की आई है, तो जैसे ही कोई दैट मीन्स नाम आ जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसका हेडक्वार्टर वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, या प्रेजेंट में उसमें देशों की संख्या। तो बिम्स्टेक की बात करें तो सबसे पहले बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, तो बिम्स्टेक का यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो एक तो इसका ये फुल फॉर्म हो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है हेडक्वार्टर। तो अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश। ढाका, बांग्लादेश में। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था, ये स्टैब्लिश हुआ था 6 जून 1997 को। किस डिक्लेरेशन के तहत, यहाँ पर एक नाम आता है बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ साथ इसकी स्थापना की गई थी। और प्रेजेंट में अगर देशों की बात करें तो इसमें अभी टोटल 7 कंट्रीज हैं, ठीक है। और 7 कंट्रीज में
नो डाउट बांग्लादेश तो हो गई। बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, बे ऑफ बंगाल के साइड के जितने भी हैं, नेपाल है, श्रीलंका है, एज वेल एज थाईलैंड है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं या इसको सर्च कर सकते हैं, वो क्या है? ये तो है बिमस्टेक। सेम यहीं पर आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं सार्क के साथ। अब ये आपका काम है कि इसे सर्च करें और सार्क और बिमस्टेक में किस बात का या किस कंट्रीज का डिफरेंस है वो आप एक बार जरूर देखें। तो एक तो ये न्यूज़ हो गई। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये जो हमारे पास लगातार हम लोग बैक टू बैक ट्रेड डील किए जा रहे हैं। अभी यूरोपियन यूनियन के साथ देखा था हम लोगों ने कि मदर ऑफ ऑल डील की गई। फिर अभी यूएस के साथ टॉक्स हुए और इंडिया वालों ने ट्रेड डील साइन की, जहां पर वो जो 50% का टैरिफ था वो घटकर 18% तक आया। अब इसी क्रम में एक चीज और इन्होंने जोड़ी, दैट मीन्स इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ? जीसीसी। और जीसीसी का मतलब है जो आपके लिए गल्फ कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर। तो यहाँ पर इंडिया जीसीसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। और ये किसके बीच में साइन हुआ है? तो हमारे जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं अजय भादु ने तो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत। और ये कहाँ पर हुआ है? वाणिज्य भवन न्यू दिल्ली में हुआ है। और ये अंडर दैट मीन्स यहाँ पर प्रेजेंस थी हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो कि श्री पीयूष गोयल है। और इसके साथ साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के श्री जतिन प्रसाद। तो इन लोगों की प्रेजेंस में ये ट्रेड डील साइन हुआ है। इसके साथ साथ और कहीं भी जहां पर इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है तो उसका कुछ ना कुछ फायदा मिलता है। अभी यूएई के साथ अलग अलग नाम से सारी चीजें हुई, लेकिन कुल मिलाकर हम लोग अपने ट्रेड को कैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बना सकते हैं, ये तभी हो पाएगा जब सामने वाला हमको एक्सेस दे। और इसी के तहत ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए जाते हैं। तो जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत फ्लो ऑफ गुड्स आसान हो जाएगा, गुड्स सर्विसेज बेहतर पहुंचा पाएंगे, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा, लगातार इन्वेस्टमेंट पे सरकार काम कर भी रही है। और जब इतनी सारी चीजें होती हैं तो जाहिर सी बात है एक बड़ा मार्केट तैयार होता है जॉब के लिए। इवन गल्फ कंट्रीज का जो एक मेजर इशू रहता है फूड सिक्योरिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी, तो उस पे भी काम किया जा सकता है और यहाँ से एक्सपोर्ट इंडिया की तरफ से बढ़ेगा या उनकी तरफ से एनर्जी सिक्योरिटी भी हमारे लिए के दरवाजे खुलेंगे। तो ये एक मेजर फायदा होने वाला है। अगर अभी तक की बात करें कि टोटल ट्रेड कितना देखने को मिला है, तो टोटल ट्रेड लगभग 178.56 यूएस डॉलर के तहत किया जाता है। और इंडिया के ग्लोबल ट्रेड में अकेले गल्फ काउंसिल की बात करें तो लगभग 15.5% का कंट्रीब्यूशन देती है, जिसमें 5 सालों में एनुअल ग्रोथ लगभग 15.5 या 15.3% देखने को मिला है। अब यहाँ पर की एक्सपोर्टर देखें तो इंडिया की तरफ से क्या एक्सपोर्ट होता है? इंजीनियरिंग गुड्स है, एक बड़ा मार्केट इंडिया तैयार किया। राइस है, यही फूड सिक्योरिटी की बात की जाती है। राइस है, टेक्सटाइल है, मशीनरी, जेम्स एंड ज्वेलरी है। हम लोग वहां से क्या मनाते हैं? तो देखिए जैसे एनर्जी सेक्टर पे बात हुई तो क्रूड ऑयल एक मेजर पोर्शन है, एलएनजी, पेट्रोकेमिकल्स, मेटल्स सच एज गोल्ड। तो हमारा मार्केट जो 2024 में था 61.5 मिलियन पीपल का टच करते थे, और टोटल अगर जीडीपी की बात करें तो 2.3 बिलियन की जीडीपी है, जो कि वर्ल्ड लेवल पे 9th नंबर पे है। एफडीआई फ्रॉम जीसीसी तो लगभग 31.14 बिलियन डॉलर का हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करने में कामयाब हुए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर होने वाला है इंडिया के ट्रेड डील्स में, जो अभी हमने डाइवर्सिफाई करने की बात की है, ताकि जो अनसर्टेनिटीज होती हैं उन चीज़ों को कहीं ना कहीं उनसे आगे निकलकर हम अपने जो ग्रोथ है जिस पे सरकार का लगातार फोकस है उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब देखिए यहाँ पर ये बात पहले भी हो रही थी, लेकिन फाइनली यहाँ पर लॉन्च किया गया है इंडिया का फर्स्ट कोऑपरेटिव बेस्ड टैक्सी सर्विस, भारत टैक्सी इसका नाम है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। भारत टैक्सी जैसे ओला एंड उबर आपका एक मार्केट तैयार करके रखा है, वैसे ही सरकार ने सहकारिता दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के तहत
भारत टैक्सी लॉन्च किया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, जिसके मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, अमित शाह, इवन होम मिनिस्टर के भी मिनिस्टर अमित शाह है, गृह मंत्रालय। तो इन्होंने एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स स्पेशली उनके लिए एक मॉडल लॉन्च किया है भारत टैक्सी का। ये सेम ओला एंड उबर के उस पे काम करेगा। तो जो एक मोनोपोली कंपनीज क्रिएट कर लेती मार्केट में या रेट्स हाई कर लेती हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं छुटकारा मिल पाएगा। तो भारत टैक्सी एक कोऑपरेटिव इनिशिएटिव है, जहाँ पे सारथी, दैट मीन्स जो ड्राइवर्स होंगे, ओनर होंगे, ताकि उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मिल पाए। और इसके लिए लगभग सरकार ने 300 करोड़ कैपिटल के साथ इस ऑब्जेक्टिव को शुरू किया है। इसका जो मेन एम है वो ड्राइवर्स की इनकम को इन्हेंस करना है। ठीक है। अ, ना कि हाई कमीशंस जो बड़ी बड़ी कंपनीज कमाती हैं, जैसे अभी हमने नाम लिया। तो यहाँ पर अर्निंग का डायरेक्ट जो बेनिफिट होगा वो ड्राइवर को मिलेगा, दैट मीन्स ओनर को मिलेगा। और ये नेशन वाइड इसका एक्सपेंशन देखने को हमें मिल सकता है अगले आने वाले 3 सालों में। तो ये सरकार का इनिशिएटिव है, ताकि सरकारी दैट मीन्स हो, ताकि दैट मीन्स कंपटीशन भी बढ़े, मोनोपोली भी ना क्रिएट हो, एक जो बड़ा मार्जिन कंपनीज ले जाती हैं वो भी ना हो, और ड्राइवर्स को इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मिल पाए। इसमें जो मेन 4 प्रिंसिपल बताए गए हैं, एक तो ओनरशिप सबसे पहले जरूरी है। सिक्योरिटी कवर भी दिया जाएगा, दैट मीन्स इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। और जब ये सारी चीजें मिलती हैं, आपकी इनकम बढ़ती है, तो डिग्निटी एंड इक्विटेबल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। अब देखिए, बात सिक्योरिटी कवर की जाए तो ड्राइवर्स को 5 लाख का फ्री ट्रीटमेंट इंश्योरेंस, अफोर्डेबल लोन्स, सब्सिडीज, ये सारी चीजें मिल रही है। एंड गिग वर्कर्स स्कीम्स के तहत। और गिग वर्कर्स का सेंस ही है अनऑर्गेनाइज, जो अव्यवस्थित वर्कर्स हैं उनके लिए। और इसके लिए इफ्को टोक्यो हैज बीन ऑनबोर्डेड एज भारत टैक्सी इंश्योरेंस पार्टनर। और इंश्योरेंस पार्टनर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि भारत टैक्सी में इंश्योरेंस पार्टनर के लिए ऑथराइज्ड कौन हुआ है, तो इफ्को टोक्यो हुआ है। इसके साथ साथ अलग अलग 9 मेजर इंस्टीट्यूशन के साथ एमओयू साइन किए गए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है, डीएमआरसी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इवन एसबीआई के साथ भी है। यहाँ पर इन्होंने 100 कार रैली लॉन्च की है, आपके इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू विज्ञान भवन के बीच में। और लगभग इसमें 1200 से ज्यादा सारथीज लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इसके साथ साथ सारथी दीदी इनिशिएटिव है। ये बाइक है फॉर वुमेन्स के लिए, अ, ताकि वुमेन सेफ्टी को भी इनहेंस किया जा सके। तो सारथी दीदी हो गई, ये ड्राइवर्स हो गए सारथी नाम के। इसके साथ साथ इन्होंने मेन डिजिटल पेमेंट्स की विंडो के लिए, जहां पर आपको फिनटेक कंपनी की हेल्प मिल पाएगी, पेमेंट गेटवे के तरीके से जो काम कर पाएगा, या पार्टनर एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगा, उसके लिए पेटीएम के साथ टाई अप किया गया है। इवन पेटीएम इज आल्सो सपोर्टिंग ड्राइवर्स ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस विद फैमिली कवरेज। तो पेटीएम यहाँ पर फैमिली कवरेज के साथ साथ ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस की भी सुविधा दे रहा है। एसबीआई के साथ भी टाई अप किया गया, दैट मीन्स प्रायोरिटी फाइनेंसिंग, किसी भी टाइप की फाइनेंसिंग की जरूरत पड़े तो वो आपको बैंक से मिलेगी। और किसके तहत? अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसके तहत आप लोन ले सकते हैं। और इसीलिए मुद्रा बैंक भी मुंबई बेस्ड ओपन किया था सरकार ने, आपके एमएसएमईज या इस टाइप के बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो ये एक इनिशिएटिव है, जिसका इनॉग्रेशन आपके अमित शाह मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के थ्रू किया गया है। देखिए, लेटेस्ट बॉडी थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, जो 2021 में आई थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव होने जा रहा है हमारी सरकार का। इसके साथ साथ सेंटर ने जो कुछ दिन पहले लिमिट लगाया था वीट स्टॉक्स, जैसे लोग कालाबाजारी करते थे, आर्टिफिशियल जमाखोरी करते थे, जिससे प्राइस वेरिएशन होता था। तो उसको मतलब वो सब रोकने के लिए सरकार ने एक लिमिट लगा दी थी कि भाई इससे ज्यादा होल्ड नहीं करेंगे। लेकिन अभी दैट मीन्स स्टॉक्स देखते हुए और बेहतर सीजन देखते हुए और प्रोडक्शन में भी इनहेंस हुआ है, इसलिए सरकार ने ये जो लिमिट लगाई रखी थी वीट स्टॉक्स की, उसको हटा दिया है। तो टू इंश्योर एडिकेट अवेलेबिलिटी बिफोर द फेस्टिव सीजन, फेस्टिवल सीजन आने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपने रूल्स थे 27 मई 2025 को रिलीज किए थे, कि भाई कोई भी एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा वीट को स्टोर नहीं करेगा, उसके ऊपर रोक हटा दिया। और ये अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूटीज के लिए होगा।
वीट स्टॉकिंग एंटिटीज मस्ट डिक्लेयर स्टॉक एवरी फ्राइडे। हर फ्राइडे को आप अपने स्टॉक की जानकारी देंगे। कहाँ पर? DFPD पोर्टल। और DFPD पोर्टल इन द सेंस, तो DFPD की बात करें तो DFPD पोर्टल का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को। इसके साथ साथ प्राइवेट व्हीट स्टॉक्स 25-26 की बात करें तो लगभग 81 लाख मीट्रिक टन था, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस से 30 लाख मीट्रिक टन ज्यादा था। ठीक है। इसके साथ साथ होलसेल व्हीट प्राइस भी कमी देखने को मिली, जो लगभग 2,970 पर कुंटल था लास्ट ईयर, वो कम होकर 2,852 रुपए पर कुंटल आया। ठीक है। और ये दिखाता है कि डिमांड के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं सप्लाई ज्यादा है। इसके साथ साथ अगर हम लोग एरिया की बात करें जहाँ पर गेहूं का प्रोडक्शन होता है, उसमें भी ग्रोथ देखने को मिला था। तो रबी सीजन में जो पिछले साल प्रोडक्शन लगभग 328.04 लाख हेक्टेयर जमीन पर हुआ था, उससे लगभग इस बार 334.17 लाख हेक्टेयर पर प्रोडक्शन देखने को मिला। और क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, तो चाहे आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, चाहे वेलफेयर स्कीम्स के तहत जो सरकार अनाज देती है कम रेट पर, तो वो सारी ज़रूरतें पूरी आसानी से हो जाएंगी। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल बॉडी, दैट मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, आपके सारी एक्टिविटी को मॉनिटर करेगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फूड की बात करें, ये एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत आते हैं, ये जरूर याद रखें। कभी कभी आता है कि इस मिनिस्ट्री के अंडर कौन सी चीज़ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर के तहत ये डिपार्टमेंट आता है, और इसी के तहत डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरीके से काम करता है। ठीक है। इसके साथ साथ एक एडिशनल न्यूज़ और यहाँ पे, तो व्हीट स्टॉक्स है, लेकिन क्योंकि एग्रीकल्चर की बात है, तो अभी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एग्री कमोडिटी ई कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न एग्री कमोडिटी। अब ये है क्या? ये पोर्टल है, कई सारे सरकार के पोर्टल है। ये एक ऐसा पोर्टल है जो कनेक्ट करेगा, जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा फार्मर्स को, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को। अभी देखिए, जैसे अभी जो RRB का पेपर था, उसमें आया भी भैया सेल्फ हेल्प ग्रुप में मिनिमम कितने लोग होते हैं। तो वहाँ पर ऑप्शन था 10, 15, 20। तो हम लोग पढ़ते भी 10 से 15, 20 लोगों का एक ग्रुप, तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर आता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो फार्मर्स हैं, वो आसानी से अपने प्रोडक्ट की खरीदारी या उनको दैट मीन्स पोर्टल पे आकर रजिस्टर करके मार्केट में उतार पाए, इसलिए NE रेस लॉन्च किया गया है। और इसकी शुरुआत शायद सिक्किम से की गई, जहां पर 251 फार्मर्स ने प्रोक्योर किया है 130 मीट्रिक टन प्रोड्यूस, लगभग 54 लाख रुपए का। और इसकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, दैट मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, डॉक्टर सुकांता मजूमदार ने दी। तो ये दो अलग अलग चीजें जरूर है, पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा। फुल फॉर्म भी आ सकते हैं, या ये चीज किधर लॉन्च हुई, नॉर्थ ईस्ट के लिए था। तो ये सब इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अब देखिए, ICNN 85 इन मुंबई, दैट मीन्स ये 85th नंबर का एडिशन है, जो कि मुंबई में कराया गया, लेकिन है किस चीज से रिलेटेड? तो पहली चीज तो इसका फुल फॉर्म, द इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर, इसीलिए इसका फुल फॉर्म, जो कि हुआ है 85th मीटिंग, जो कि मुंबई में कराया गया। और इसको कराया किसने? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? अश्विनी वैष्णव, जिसके मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत ये कंसीडर की जाती है। काम की बात क्या है? दैट मीन्स ये इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, क्योंकि अभी एक डेटा भी हम लोग ने पढ़ा था कि इंडिया में इंटरनेट की बात करें पार्टिसिपेशन, तो लगभग जो इसका हम लोग ने देखा था 1 बिलियन लोग इंटरनेट यूजर के फॉर्म में दैट मीन्स देखने को मिला। तो इसका फ्रेमवर्क कैसे स्ट्रॉन्ग करें, इसको सेफ कैसे बनाएं, तो यहाँ पर ये सारी चीजें लॉन्च की गई है। इंटर ऑपरेबल इंटरनेट फॉर ऑल, दैट मीन्स सिग्नल को स्ट्रॉन्ग किया जाए, लोगों तक उसकी एक्सेस हो पाए, पहुंच हो पाए। इसीलिए जो S कृष्णन है, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एज वेल एज चेयरमैन है निक्सी के, निक्सी बोले तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के,
इनका कहना भी है कि इंडिया का जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो ओपन होना चाहिए, सिक्योर, इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट इंटरनेट होना चाहिए अवेलेबल टू ऑल। और ICNN ये अपने आप का फर्स्ट पब्लिक मीटिंग है सिंस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जब से अडॉप्ट किया है अंडर WSIS। अब यहाँ पर देखिए कई सारे फुल फॉर्म आपको देखने को मिल रहे हैं। WSIS क्या है, ICAN क्या क्या है, ये किस चीज से रिलेटेड इनिशिएटिव है। तो सिंपल सा है कि सिग्नल एज वेल एज इंटर इंटरनेट के लिए, ताकि आप कोने कोने तक इंटरनेट की सुविधा पहुंचा पाएं। और इसी के लिए जो वर्ल्ड समिट नाम ही है, वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी 20 ईयर का रिव्यू लेके चलते हैं। तो इसलिए ये चीज कराई गई एक्चुअली। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन आपको और मिलेगी, और वो ये है कि जैसे ये अभी मुंबई में कराया जा रहा है, कोई कंटिन्यूटी के साथ दैट मीन्स ये चीजें ऑर्गेनाइज होती है जैसे कि वर्ल्ड समिट में हुई थी। तो लगभग इससे पहले भी जो एक कराई गई है वो 10 साल पहले हैदराबाद में देखने को मिली थी। और इस बार वाला कहाँ पर कराया जा रहा है, ये मुंबई में कराया जा रहा है। अब बात करते हैं ये निक्सी। तो निक्सी जो कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन के अंदर आता है। और इसका मेन काम क्या है, इंडिया के इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना, ताकि हम लोग डोमेस्टिक लेवल पर अपने इंटरनेट ट्रैफिक को आसानी से हैंडल कर पाए। तो ये क्या क्या मैनेज करता है, देखिए डोमेन नेम भी दैट मीन्स .in, .भारत, कंट्री कोड, टॉप लेवल डोमेन्स को ऑर्गेनाइज करता है। इट प्रमोट्स वाइडर एडॉप्शन ऑफ इंटरनेट सर्विस अक्रॉस द कंट्री। फ्रेमवर्क अच्छा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे अच्छे से अडॉप्ट कर पाएंगे, ताकि और इसीलिए आपका जो पूरा सिस्टम है वो सिक्योर होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, रेजिलिएंट होना चाहिए, ताकि एक ऐसा इंक्लूसिव इंटरनेट इकोसिस्टम प्रोवाइड करें जो अवेलेबल टू ऑल हो, एक्सेस टू ऑल हो, और इंडिया की डिजिटल ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए यहाँ पर इसका नाम आया है। तो ये मुंबई में कराया गया ICANN85 एडिशंस। तो ये जरूर याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। देखिए ये चीज, अब हम लोग यहाँ पर दो चीजों की बात करेंगे एक्चुअली। बजट में भी सरकार ने एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया है। अब बात यहाँ पर आई है कृष्णा सर्किट। अब बैक टू बैक हम लोग दो चीज देखेंगे, एक कृष्णा सर्किट है, एक महाभारत सर्किट है। सेम ऐसे ही पहले रामायण सर्किट भी लॉन्च हुआ है। अब अगर हम लोग बात यहाँ करें कृष्णा सर्किट ये है क्या, दैट मीन्स आप ये चीज समझ सकते हैं कि जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट प्लेस है एज अ टूरिज्म पर्पस, उनको आप कनेक्ट करें, रिलीजियस हो या दैट मीन्स अदर किसी फॉर्म में हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखता हो। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो आपके मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट यूटीज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर यहाँ पर टूरिज्म डेस्टिनेशन को डेवलप करने के लिए इस टाइप के सर्किट की शुरुआत की। अब यहाँ पर ताकि हमारा टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो पाए, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक स्कीम भी आती है, स्वदेश दर्शन स्कीम, इसको हम लोग एडिशनल बात करेंगे, जो कि 2014-15 में शुरुआत हुई थी, उसको लॉन्च किया था। इसके तहत टोटल, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, 76 प्रोजेक्ट थे, जिसके लिए सरकार ने 5,290 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे, ताकि आप इस टाइप के एरियाज को, थीमेटिक एरियाज को, थीम बेस्ड एरियाज को डेवलप कर पाए, जिसमें आपका कृष्णा सर्किट भी आता है। ठीक है। और ये अलाइन किसके थ्रू होता है, द मिनिस्ट्री इनवाइस ट्रेवल फॉर लाइफ प्रोग्राम फॉर टूरिज्म सेक्टर अंडर मिशन लाइफ। ये PM मोदी ने इसको हाईलाइट भी किया था, और लाइफ का एक बार फुल फॉर्म भी आ चुका है, जो आपको क्रिएट करेगा अवेयरनेस अबाउट सस्टेनेबल टूरिज्म। तो लाइफ का मतलब ही यहाँ पर है, अभी मैं इसका फुल फॉर्म बता रहा हूँ, लेकिन सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए भी है। आ, और इवन आपके चीजें सस्टेनेबल होगी तो बिजनेस भी ग्रोथ होगी, और चीजें बेहतर होती जाएंगी नेचर के साथ साथ, इसीलिए लाइफ इनिशिएटिव है। अब एक चीज यहाँ पर मैं आपको एडिशनल बता दूं, जैसे कि ये थीमेटिक सर्किट है, सेम ऐसे ही अगर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग लें तो सरकार थीम बेस्ड ट्रेन भी चलाती है। थीम बेस्ड ट्रेन, ये दो नाम आ भी चुके हैं, एक थीम बेस्ड ट्रेन, थीमेटिक का मतलब ये थीम बेस्ड, और एक अमृत भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन।
तो इन दोनों में क्या फर्क है? थीम बेस्ड ट्रेन एंड अमृत भारत, ये भी टूरिज्म। तो दैट मीन्स थीम बेस्ड ट्रेन तो भारत गौरव ट्रेन इसके लिए हो जाता है। लेकिन अमृत भारत की बात करें तो ये नॉन एसी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस की ट्रेन होती है। तो ये भी कहीं ना कहीं चीज़ों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए ऐड किया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें, ये जो स्वदेश दर्शन स्कीम है, अब सरकार ने 2.0 लॉन्च किया है बेहतर सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन को डेवलप करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, दोनों में आपको डेटा मिल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर कितने प्रोजेक्ट्स थे, पहले के तहत 76 प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन यहाँ पर कितने प्रोजेक्ट हैं? 2.0 के तहत 53 प्रोजेक्ट है। वहां लगभग 5,000 करोड़ सरकार ने इशू किए थे और यहाँ पर लगभग 2,000 करोड़ सैंक्शन किए। और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव अंडर, मतलब चैलेंज बेस है, इसको एक चैलेंज के तरीके से लेकर अपनी सुविधाओं को, अपनी फैसिलिटीज को बेहतर करेंगे। इसी के साथ साथ 38th प्रोजेक्ट को और जोड़ा गया लगभग 700 करोड़ के लगभग, जो कि चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट के तहत आएगा, जिसका पूरा फोकस इस पर है। और ये पैन इंडिया बेसिस पर पूरे पूरे और इंडिया में लॉन्च किया गया, इंक्लूडिंग गुजरात। और इसकी इंफॉर्मेशन आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया। देखिए, ये है लाइफ का फुल फॉर्म, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट। तो पीएम मोदी जी ने इसका खूब नाम लिया था। दैट मीन्स जो भी चीज़ होनी चाहिए सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो आप अपने इन्वायरमेंट को साथ लेकर काम करें, डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट। अब बात अगर करें हम लोग कृष्णा सर्किट की, तो ये एक पैन इंडिया टूरिज्म प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत आता है, जिसकी शुरुआत 2014-15 में हुई थी, स्वदेश दर्शन। इसके तहत 12 मेजर साइट्स को कनेक्ट किया जाएगा जो लॉर्ड कृष्ण से रिलेटेड है एंड एज वेल एज टूरिज्म पर्पस के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें से कुछ आपके यूपी, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। तो ये उसके अंदर की दैट मीन्स लोकेशन है। उत्तर प्रदेश में मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन। राजस्थान में ऐसे ही नंदवारा, जयपुर, सीकर, सीकर, आ, खाटू श्याम महाराज आप सुने होंगे, लोग वहां जाते हैं। हरियाणा, कुरुक्षेत्र, उड़ीसा, पुरी, गुजरात, द्वारका। तो ये सब एरियाज इसके अंतर्गत आते हैं। सेम ऐसी अगर हम लोग बात करें तो महाभारत सर्किट प्लान भी है। देखिए, वहाँ कृष्ण सर्किट प्लान और ये महाभारत सर्किट प्लान, एक्चुअली ये निर्मला सीतारमण जी ने बजट में ही ये चीज हाईलाइट की, इसीलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और महाभारत सर्किट प्लान दैट मीन्स वहाँ जैसे कृष्ण सर्किट प्लान में वो एरिया जो लॉर्ड कृष्ण से बिलोंग करते थे, वैसे ही महाभारत जो हमारी इपिक है उसमें कौन कौन सी साइट्स का नाम आता है, उनको हम लोग इस प्रोग्राम के तहत डेवलप करेंगे। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बजट में इसका नाम लिया गया है। सबसे पहले ये एपिक जैसे ही महाभारत के नाम आए तो हमारा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। तो इसके रचयिता की बात करें, रिटन बाय, तो महर्षि वेदव्यास जी के थ्रू इसे लिखा गया था। ठीक है, इस महाकाव्य की रचना की, और इसमें कहा भी जाती है कि 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात यहाँ पर ये है कि इसमें लगभग 15 आर्कियोलॉजिकल साइट डेवलप किए जाएंगे। एक तो हस्तिनापुर, दैट मीन्स ये यूपी से बिलोंग कर जाता है। इवन इवन इसमें वाराणसी, वाराणसी का दैट मीन्स सारनाथ जो बुद्ध से रिलेट होता है, और ये महाभारत सर्किट का हस्तिनापुर। तो इसके तहत अलग अलग रीजन्स डेवलप किए जाएंगे। तो महाभारत सर्किट इन यूपी कवर 7 डिस्ट्रिक्ट एसोसिएटेड विद प्लेस मेंशन, मतलब जो भी प्लेसेस इस एपिक महालेख में इंक्लूड किए गए उनको यहाँ पे दिखाया गया है। तो जैसे हस्तिनापुर है, बरियाना है बागपत में, कंपिला है, स्थल है ये खिचकवाद स्थल, कौशाम्बी है, हांडिया टाउन, संगम है। तो ये सब है। वही छात्र है जो कि रामनगर औलना एरिया में है। तो ये सब विदुर कुटी जो कि बिजनौर में है। तो ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट
हो जाते हैं। तो टोटल टोटल महाभारत सर्किट याद रखिएगा, ये कुछ एरियाज जहाँ पर जो कि यूपी से भी बिलोंग कर जाता है, और कृष्णा सर्किट हम लोग ने देखा ही। तो इस टाइप की चीजें बजट में सरकार ने नाम लिया ही है, और इनको डेवलप किया जाएगा अलोंग टूरिस्ट प्लान के तहत। इसके साथ साथ क्योंकि देखिए, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का इनॉग्रेशन या बनाने की बात की गई है, क्योंकि ये जो साल अभी हम लोग ने मनाया था 2025, ये 150वां साल था भगवान बिरसा मुंडा का एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी के फॉर्म में। इसीलिए ट्राइबल ईयर्स भी इसको बोला गया था, ईयर ऑफ ट्राइबल्स। तो यहाँ पर हम लोग ने फ्रीडम फाइटर म्यूजियम की बात आई है, इसीलिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स दैट मीन्स दुर्गादास उके, अगर मिनिस्टर की बात करें तो जुरेल ओरम जी का नाम आता है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करें तो दुर्गादास उके का नाम आता है, जिन्होंने ये इन्फॉर्म किया कि अभी तक लगभग 11 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम को सैंक्शन करने की बात कही है, और ये टोटल 10 स्टेट्स में बनाए जाएंगे। और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट से फंड कौन कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कर रही है अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये जरूर याद रखिएगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है जिसमें पूरी फंडिंग सेंटर की आती है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड के तहत, क्योंकि ये अलग अलग स्टेट्स में ओपन किए जा रहे हैं, तो जनरली 60-40 के रेशियो के साथ साथ इनको इस्टेब्लिश किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में 90-10 का रेशियो जाता है, नॉर्मल मैदानी क्षेत्रों में 60-40, जो कि ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के थ्रू सपोर्ट किया जाएगा, और आर्टिकल 275 के तहत। अब इसमें अगर बात करें तो 11 म्यूजियम में 4 म्यूजियम हैव बीन सेटअप हो चुके हैं, 3 स्टेट्स में, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और बाकी बचे हुए जो 7 हैं वो 5 स्टेट्स में स्टैब्लिश होंगे, जिसमें गोवा एंड मणिपुर प्राइमरी स्टेज में डेवलप किए जाएंगे। तो ये एरियाज जरूर ध्यान रखें, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, गुजरात। तो ये बना के दे सकता है कि इसमें कहाँ पर ओपन नहीं होगा, या इनिशियल फेज में कहाँ पर ओपन किया जा रहा है इसको, गोवा एंड मणिपुर में। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो टोटल 10 स्टेट्स के में 11 म्यूजियम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है, 10 स्टेट में 11 म्यूजियम। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वुमेन, और कोई भी, देखिए, फर्स्ट अपने आप में कोई भी चीज होती है, तो वो आपके इवन बैंक के लिए एंड अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वुमेन लेड इंडस्ट्रियल पार्क इनॉग्रेटेड हुआ है कहाँ पर, कर्नाटक में। तो फिक्की, लेट मीन्स, ये फिक्की बॉडी है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो फिक्की जो कि 1921 में आई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और अगर हम लोग इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो अभी अनंत गोयन का है, अनंत गोयन का। तो फिक्की की जो लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है बेंगलोर बेस्ड, उन्होंने दैट मीन्स फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत एफएलओ बेंगलोर इंडस्ट्रियल पार्क ओपन किया है, जो कि 15 एकड़ में खुलने वाला इंडस्ट्रियल पार्क है। ठीक है। तो इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बताया है, वुमेन्स को एक इम्पॉर्टेंट प्लेस, या उन पे थीम बेस्ड चीजें लॉन्च की गई है। एक इंडस्ट्रियल पार्क है, तो कहाँ पर लॉन्च किया है, कर्नाटक, किसके अंडर में, मतलब किसके तहत, तो फिक्की के तहत। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। इसके साथ साथ देखें, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ, इन्होंने एक दैट मीन्स इंटीग्रेटिव मेडिसिन मॉडल लॉन्च किया है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हो, दुबई, दुबई एक्स के तहत। अब बात यहाँ पर यह है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ अनुप्रिया पटेल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अनुप्रिया पटेल पार्टिसिपेट इन्होंने किया है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में। और इसके टाइटल की बात करें, फ्रॉम पॉलिसी टू प्रैक्टिस टाइटल है, इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर्स ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन। कैसे आप इंटीग्रेट करके इस सेक्टर को इफेक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि ये एक जो लार्जेस्ट सेक्टर है हेल्थ में इंडिया का, और इसीलिए इंडिया का एक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर मॉडल है जिसको एक्सपेंड करने की बात की जा रही है। तो डब्ल्यूएचओ के डेटा के हिसाब से देखें तो 88% ऑफ द मेंबर स्टेट्स कल्चरली एक्सेप्टेड ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, आज भी ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। तो ये एक बड़ा डेटा है। और बात डब्ल्यूएचओ की आई है, तो डब्ल्यूएचओ तुरंत जैसे कोई आए तो उसका हेडक्वार्टर तुरंत वहीं पर याद कर लीजिए, जेनेवा में है। और ये स्टैब्लिश हुआ था 1948 में। और अगर इसके हेड की बात करें तो इसके हेड कौन है, टेड्रोस अदनोम, टेड्रोस
अगनोन। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें इसमें आती हैं। अब बात करें तो इंडिया एक बड़ा मार्केट है, या इंडिया का डेट मीन्स ट्रेडिशनल हेल्थ को भी हम लोग देखते हैं कैसे सरकार भी फोकस करती है अंडर नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत, ताकि सभी लोगों को इवन सभी लेवल्स पर आ, आप इसका एक्सटेंशन कर पाए। इसी के तहत आयुष मंत्रालय भी काम करता है। अभी हम लोग ने देखा था यूके के साथ भी आयुष दैट मीन्स डील साइन हुई थी कि जो क्लिनिक वहां पर ओपन हो सकती है। तो even ICMR and Ministry of Ayush are conducting clinical trials to build scientific evidence। कैसे हम लोग साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड पर अपनी चीजों को, अपनी सुविधाओं को बेहतर बना सकते हैं। ये 3 दिन का वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है जो कि 5 फेब तक चलेगा, जिसका मेन फोकस गवर्नेंस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो मेन चीज यहाँ पर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो कि कहाँ पर हुई, और उसमें मेन फोकस किस पे रहा है, इंडिया का। इसके साथ साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपको ट्रेडिशनल मेडिसिन सर्विस देता है, और इसका नेशन वाइड पूरे देश के लेवल पर इनके अंदर क्लिनिक्स या सर्विस सेंटर इस्टेब्लिश किए जाएंगे मेडिकल हेल्थ केयर के फॉर्म में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सरकार का इनिशिएटिव है। अगला देखें, देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज इसलिए हो जाती है क्योंकि अभी हम लोग ने देखा था कि यूएस दैट मीन्स डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अपना नाम वापस लिया था। ठीक है, अब वो चाहे आपका WHO हो, चाहे आपका IPCC हो, चाहे क्लाइमेट चेंज वाला हो, चाहे WHO हो जाए, तो यहाँ से अपने नाम वापस लिए थे। और इस तरीके से कहा गया कि टोटल 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने अपना नाम वापस लिया, जिसमें करीब UN की ही एंटिटीज मानी जाती हैं। इनके पीछे पीछे इसराइल ने भी 7 7 जगह से, 7 ऑर्गेनाइजेशन से नाम वापस लिया था। लेकिन एक एक इम्पॉर्टेंट चीज ये निकल के आए कि यूएस ने तो अपना नाम वापस लिया, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हम दैट मीन्स हिस्सा बने रहेंगे। क्यों बने रहेंगे? क्योंकि उनका सीधा सीधा कहना है कि देखिए कोई भी डिजास्टर होता है वो बाउंड्री देखकर नहीं आता, और बात भी सही है। तो इसके लिए पहले से आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और अब जैसे कोरोना देख लीजिए, एक पूरा इंटरनेशनल दैट मीन्स सीरियस या कंडीशन उसने पैदा कर दी थी। तो जाहिर सी बात है इस कंडीशन में अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपके पास कई देशों का सपोर्ट होना चाहिए, या ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट होना चाहिए, इवन फाइनेंशियली हो पाए, मेडिकली हो पाए। तो इन्होंने दैट मीन्स जो ग्लोबल आउटब्रेक रिस्पांस के तहत ट्रम्प के डिसीजन जो था उसको ना फॉलो करते हुए इनका मानना था कि हम इसका हिस्सा बने रहें, और इसीलिए कई सारे डेमोक्रेटिक लीडर्स ने WHO के ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रिस्पांस नेटवर्क GOARN को ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की है। तो ये लगभग 360 इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा का एक ग्रुप है जिसको ये ज्वाइन करना चाहते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी बने थे, क्लोज माने भी गए थे। बाकी देखते हैं आगे क्या रहता है, लेकिन एक ये चीज यहाँ पर आई। तो यूएस का कौन सी सिटी? तो न्यूयॉर्क सिटी UN हेल्थ नेटवर्क का हिस्सा बना रहना चाहता है। एक देखिए डेटा ये आया, एक्सीडेंट एंड फेटलिटीज नेशनल हाईवे पे, और ये डेटा है मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज का। तो इस टाइप के डेटा आते हैं तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसमें इन्होंने रोड जो एक्सीडेंट एंड फेटलिटीज है उनके बारे में बात की है कि कई सालों के कंपैरिजन में देखा जाए तो 11% का डिक्लाइन देखने को मिला है। और इसमें सबसे ज्यादा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, जिसने लीड किया है। तो ऑल इंडिया लेवल पे तो काफी ज्यादा परसेंटेज था 2023 और 24 में, लेकिन 2025 में काफी इसमें कमी आई है। और यूपी की बात करें तो इसमें भी काफी कमी देखने को मिली, और दूसरे नंबर पे आपका MP है। बाकी और भी स्टेट हैं जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दी है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट के हिसाब से जहां सबसे ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला, बेहतर प्लानिंग देखने को मिली, तो वो यूपी और MP है। और टोटल कितने परसेंट की कमी देखने को मिली है रोड एक्सीडेंट, और इसमें 11%। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो
हाँ, इस पे तो हम लोग ने डिस्कस किया था। एक ये है नंबर, देखिए, जैसे कि इंडिया ने हाईलाइट भी किया था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसको पिछले साल रिकॉग्निशन दिया गया यूएन के थ्रू, और बजट में इस बार बोला भी गया कि इसकी एक इंटरनेशनल समिट इस बार इंडिया कंडक्ट कराएगा। इसमें टोटल 7 कैट स्पीसीज को प्रिजर्व किया जाता है, कंजर्व करने की बात कही, जिसमें 5 इंडिया में पाई जाती हैं। ये भी एक रिफॉर्म्स है। और यहीं पर एक डेटा आया है कि जैसे हम लोग बाघों की बात करते हैं, लॉयंस की बात करते हैं, उनके लगातार ग्रोथ हो रही है, तो वैसे एशियाटिक लॉयन के नंबर भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो जो लगभग 2020 के लगभग 674 के आसपास पाए जाते थे, 2025 में इनकी संख्या बढ़कर 891 हो गई। और ये किसने बताया है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट एनवायरनमेंट कीर्ति वर्धन सिंह के थ्रू ये बताया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है। और इस इंफॉर्मेशन की बात करें जो कि गुजरात से लिया गया है, जो कि लॉयन पॉपुलेशन का एक मेन इनहेबिटेंट है, न्यू एरियाज में भी बाकी एक्सटेंशन देखने को मिला है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, हाई टेक मॉनिटरिंग यूनिट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एट सासन गिर इन 2019 फॉर रियल टाइम टैगिंग। तो यहाँ पर रियल टाइम टैगिंग के लिए सासन गिर में एआई मतलब हाई टेक मॉनिटरिंग सिस्टम भी लॉन्च किया जा चुका था। अभी हम लोग ने देखा था 33 साल बाद लॉयन दैट मीन्स विजिबल हुआ था, टाइगर विजिबल हुआ था, ये भी गुजरात के एक नेशनल पार्क में। तो इस टाइप की चीजें न्यूज में बनी रहती है, इसलिए क्योंकि ये टोटल टाइगर रिजर्व से रिलेट भी हो जाती है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि दैट मीन्स जो जैसे टाइगर रिजर्व की संख्या हो जाती है, अ, और लगातार जो हम लोग रिफॉर्म्स लेकर जा रहे हैं, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैसे हम लोग अभी गुजरात की मैं बात कर रहा था, तो गुजरात में 33 साल बाद इसको टाइगर स्टेट डिक्लेयर किया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी जो मेरे माइंड से फिसल रही थी। तो रिकॉग्नाइज एज अ टाइगर स्टेट, ठीक है। तो लगभग 35 साल बाद यहाँ टाइगर की प्रेजेंस देखने को मिली। और कहाँ पर देखने को मिली, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट था। वो था आपका रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, यहीं से करंट की न्यूज से आपकी स्टैटिक न्यूज भी कवर हो जाती है। तो रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिला था। और इसका कंफर्मेशन किसने दिया था? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के थ्रू, एनटीसीए के थ्रू। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी। और इसीलिए इसीलिए गुजरात को, देखिए यहाँ पर भी गुजरात का नाम आया, शासन गिर, और इसीलिए गुजरात को टाइगर स्टेट बोला गया था, टाइगर स्टेट। और यहाँ पर लॉयंस की संख्या तो बढ़ी बढ़ी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी। दोनों इम्पोर्टेंट। तो रतन महल को भी हमने देखा वाइल्ड लाइफ, जैसे अभी पेपर पेपर में अभी आरआरबी में देखा होगा, वहां पर भी एक टाइगर रिजर्व की बात आई थी। 50वें नंबर का टाइगर रिजर्व बना था। तो आप मुझे बताएंगे 50वें नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा था? अब यहाँ पर एक एजुकेशन हब लॉन्च किया गया है, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जैसे अभी कुछ दिन पहले भी एक न्यूज़ थी कि गूगल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट मिलकर यूनिवर्सिटीज़ में एआई को लॉन्च करेंगे एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए। वैसे ही एप्पल ने लॉन्च किया है एजुकेशन हब इन बेंगलोर, जो आपको प्रोवाइड करेगा कोडिंग, ऑटोमेशन एंड डिजिटल स्किल ट्रेनिंग टू वर्कर्स के लिए। तो यहाँ पर नाम है एप्पल एजुकेशन हब बेंगलोर बेस्ड। ये आपको सर्विसेज मार्च तक शुरुआत की जाएगी। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज किसके साथ पार्टनरशिप में? तो मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के साथ मिलकर ये चीज ओपन की। और ये अपने टाइप का ये जो सेंटर है, ये फर्स्ट सच हब इन इंडिया है। दैट मीन्स इस टाइप का कोई हब की शुरुआत अभी तक नहीं हुई थी, ताकि वर्कर्स को आप कोडिंग और इससे रिलेटेड चीजें सिखा पाए। तो इसके तहत 25 से ज्यादा सप्लायर साइट्स बनाए जाएंगे। And these new courses mark the latest initiative from Apple's global लगभग $50 मिलियन का सप्लायर एम्प्लॉय डेवलपमेंट फंड डेवलप किया गया है इसके लिए, ताकि ग्राउंड लेवल पर लोगों को स्किलफुल बनाया जा सके। यहाँ पर अलवर की नाम आई है, जयपुर अलवर। दैट मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज देखिए, ये न्यूज रिलेटेड है। जैसे सरकार का टारगेट है 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल।
इसीलिए अभी आपने देखा लेटेस्ट में एफडीआई भी इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ाकर 100% की कर दी गई। तो अलवर फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू अचीव 100% इंश्योरेंस कवरेज अंडर द सेंटर इंश्योरेंस फॉर ऑल इनिशिएटिव के तहत 100% इंश्योरेंस कवरेज करने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना? अलवर। और ये किस विजन के तहत? सिक्योर इंडिया, इंश्योर्ड इंडिया के तहत। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सिक्योर इंडिया। ये जो इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव IRDAI, बोले तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि 1999 के एक्ट के तहत आया था, इस्टेब्लिश हुआ था सन 2000 में। शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में था, लेकिन 2001 में आ, हैदराबाद बेस्ड हो गया और तब से इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद। इसके हेड की बात करें जो भी प्रेजेंट में बनाए गए थे, दैट मीन्स अजय सेठ। तो IRDAI में अजय सेठ का नाम आता है। LIC याद रखिएगा। इंश्योरेंस की बात हुई है अजय R दोराय स्वामी, क्योंकि ये दोनों चीजें लेटेस्ट में अपॉइंट हुई थे इसलिए। और इसके साथ साथ टोटल 13,067 अनइंश्योर्ड पीपल जो है ओवर द एज ऑफ 10 फ्रॉम 9 डिफरेंट विलेजेस वर ब्रॉट अंडर इंश्योरेंस कवरेज। तो लगभग अभी जितने भी नॉन इंश्योर्ड लोग थे उनको भी इंश्योरेंस की कवरेज में लाया गया, डोर टू डोर सर्वे करके, और ये इसके थ्रू इन्होंने 100% का कवरेज अचीव किया। फंडेड बाय NGO के थ्रू इसे फंड किया गया था। और इंश्योरेंस पॉलिसीज किसने लॉन्च की? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस पॉलिसीज किसकी हैं? तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो अलवर में लॉन्च किया गया, और ये देश का पहला डिस्ट्रिक्ट बना जो इंश्योरेंस 100% अचीव करने वाला। ठीक है, बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। वर्ल्ड का फर्स्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन वन का नाम आया। अब देखिए स्पेस स्टेशन, तो यहाँ पर देखिए नासा का जैसे स्पेस स्टेशन है, तो नासा का भी ये कहना है कि जो हमारा स्पेस स्टेशन है वो ऐसा नहीं कि लॉन्ग लास्टिंग है, जिंदगी भर काम करेगा। तो जैसे उसका मान लीजिए टाइम पीरियड 2030 को पूरा हो रहा है या उसको वापस लाने की प्लानिंग करनी है, तो इसको रिप्लेस करने के लिए कोई नया जाएगा। तो इसीलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैज बीन कांस्टेंट लो अर्थ ऑर्बिट में बना हुआ है। और नासा का कहना है कि इट विल नॉट बी नॉट लास्ट फॉर एवर। तो करंट प्लान्स ये है कि इसको डी ऑर्बिट किया जाएगा, निकाला जाएगा 2030 तक, और इसकी जगह लेगा हेवन वन। तो ये पहला वर्ल्ड का फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन बनेगा, क्योंकि अभी तक तो नासा की तरफ से गया, ये कॉमर्शियल होगा। इसीलिए यहाँ पर एक कंपनी का भी नाम आया है। कंपनी वो अभी दैट मीन्स वास्ट करके आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। The station has been designed as a compact modular outpost that can be launched in one piece abroad a single SpaceX Falcon 9 रॉकेट के साथ भेजा जाएगा। ठीक है, तो Falcon 9 रॉकेट के साथ इसको भेजा जाएगा, और हेवन वन इसका नाम है। कई कंपनीज का, हाँ, इसमें 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 सपोर्ट आपके नासा का भी रहेगा, लेकिन मेजर तौर पर नासा नहीं रहेगा, मतलब मेजरली तौर पर, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का है। सेम ऐसे इंडिया भी अपना भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन डेवलप करने की बात कर रहा है, जिसका टारगेट है 2035। ठीक है, इसके बाद देखें, मोस्ट एक इम्पॉर्टेंट न्यूज आई थी, जैसे अभी बजट आया है, तो हम लोग ने जीरो बेस्ड बजट देखा है, जेंडर बजटिंग देखी है। वैसे ही केरल बिकेम्स फर्स्ट स्टेट टू अनवील एल्डरली बजट, दैट मीन्स ओल्ड एज या सीनियर लोगों के लिए बजट लाने का काम सबसे पहला कौन सा स्टेट? केरल। तो यहाँ पर केरल के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं KN बालगोपाल, इन्होंने अनाउंस किया कि केरल पहला स्टेट बनने जा रहा है जो एल्डरली बजट पास करेगा कंट्री में। इसके लिए इन्होंने लगभग 46,236 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं सीनियर सिटीजन को। ठीक है, जो कि टोटल बजट का अकेले लगभग 19% कवर करता है। क्यों? इसका रीजन क्या है? तो सबसे ज्यादा हमारे टोटल स्टेट्स में जो हाईएस्ट एजिंग पॉपुलेशन देखने को मिली है वो केरल, लगभग 47% की बढ़ोतरी हुई है 2011 से 2026 के लेवल। और आपको ये देखने को मिल सकता है, यहाँ पर आपका पूरा डेटा मिला है, केरल है, तमिलनाडु है, कि कितने परसेंट एल्डरली पीपल हैं 2021 के लेवल पे। 18.7, 15.8, मतलब परसेंट के फॉर्म में
अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में, इसीलिए यहाँ पर पहला स्टेट बन रहा है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा है आपका। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अब देखिए यहाँ पर ये चीज हम लोग ने डिस्कस की थी एशियाटिक लॉयन के बारे में। हाँ, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो अभी हम लोग ने बात की थी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो कि दुबई में हो रही है, यूएई में, वहां पर इंडियन टीचर $1 मिलियन का ग्लोबल टीचर प्राइज मिला। इनका नाम क्या है? रूबल नागी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर याद रखिएगा, अवार्ड है रूबल नागी, जिनको अवार्ड क्राउन प्रिंस ने दिया है। इन्होंने बच्चों के एजुकेशन के लिए आ, बहुत बढ़िया काम किया है। तो ये रोबेल नागी आर्ट फाउंडेशन से जुड़ी हैं, जिन्होंने लगभग 800 से ज़्यादा लर्निंग सेंटर इस्टेब्लिश किए हैं ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, और इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया। तो रिमार्केबल एक दैट मीन्स इनका कंट्रीब्यूशन रहा है एजुकेशन के फील्ड में। ये प्राइज किसके थ्रू दिया जाता है? वार्के फाउंडेशन के थ्रू दिया जाता है, जिसके फाउंडर सनी वार्के हैं। इस्टेब्लिश द फॉर प्रॉफिट जेम्स एजुकेशन कंपनी के तहत, जो लगभग कई सारे दर्जनों स्कूल चलाती हैं इजिप्ट, कतर एंड यूएई में। तो इनके थ्रू ये अवार्ड दिया जाता है। किसको मिला है ग्लोबल टीचर प्राइज? तो रूबल नागी को दिया गया। देखते हैं अगली न्यूज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन, जहां पर भी पहली बार। तो देखिए यहाँ पर कंपनी का नाम आया जो कि फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्रोड्यूसर बनी है इन द कंट्री टू रिसीव ग्रीन स्टील। अब डायरेक्ट क्वेश्चन कि ग्रीन स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी बनी? तो यहाँ पर आर्सेलर मित्तल, निप्पन स्टील इंडिया, दैट मीन्स ये पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसको ग्रीन स्टील सर्टिफिकेशन दिया है फॉर इमिटिंग लो कार्बन ड्यूरिंग प्रोडक्शन। कार्बन लो कार्बन इमिशन पे सरकार काम करती भी है, और क्योंकि हमारा लो कार्बन दैट मीन्स जीरो कार्बन इमिशन वाला देश बनने का टारगेट कब तक का है? 2070 तक का है। और एनर्जी इंडिपेंडेंट बनने का टारगेट कब तक का है? 2050 तक का है। तो उसी के मद्देनजर दैट मीन्स सरकार लो कार्बन इनिशिएट, कार्बन इक्विवेलेंट, जैसे कार्बन टैक्स, ये सब वर्ड आते हैं। तो जो कंपनीज बेहतर काम करती हैं उनको ये सर्टिफिकेट, और पहली ये स्टील की कंपनी मिली है जो इसका नाम आया है यहाँ पर। ब्लैक स्टोन यूएस बेस्ड, अभी हम लोग ने देखा भी था, रिलायंस के साथ इसने एग्रीमेंट भी साइन किया था। तो आरबीआई ने अप्रूवल दिया है कि प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैक स्टोन को, क्योंकि ये फेडरल बैंक में 9.99% का स्टेक ले सकते हैं फेडरल बैंक में। याद रखिएगा, फेडरल बैंक में 9% का हिस्सेदारी ये कवर कर सकते हैं। अब जैसे ही फेडरल बैंक की बात आ जाती है तो ये केरल बेस्ड बैंक है। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि ब्लैक स्टोन को अभी इसने रिलायंस के साथ भी टाई अप किया था, और यहाँ पर ब्लैक स्टोन को इसकी हिस्सेदारी दी जा रही है। तो ये चीज याद रखें, केरल बेस्ड है, केरल बेस्ड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हिस्सेदारी कौन ले रहा है? ब्लैक स्टोन। इससे पहले हम लोग ने देखा था यस बैंक में हिस्सेदारी किसने लिया था? सुमिटोमो ने, लगभग 24.99% के लगभग। सुमिटोमो जापान बेस्ड में। एक और डेटा सरकार ने दिया है, प्रोक्योरमेंट ऑफ माइनर फॉरेस्ट में लगभग 100% ही मान लीजिए 92% की गिरावट देखने को मिली है। अब जैसे सरकार का कहना है कि भाई देखिए, जुरेल ओरम जी का नाम यहाँ पर आया, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है। इन्होंने कहा हमने स्टेट को तो पैसा दे दिया 319.65 करोड़ रुपए, अब इसको कितना बेहतर तरीके से आप ग्राउंड लेवल पे उतार रहे हैं, उसका अब उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये डेटा दिखा रहा है कि इतना बजट मिलने के बावजूद जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट रहा है मिनिमम फॉरेस्ट प्रोड्यूस एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, उसमें काफी दैट मीन्स डिक्लाइन देखने को मिला है, काफी नीचे आया है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और लगभग साढ़े मतलब 92%। और ये टोटल डेटा कितने स्टेट्स का? 19 स्टेट्स में ये डेटा देखने को मिला है। और अभी जो बजट आया था उसमें आपने देखा होगा तेंदू लीफ की भी बात हुई थी, जो कि ट्राइबल्स प्रोडक्ट माना जाता है, दैट मीन्स गाँव का। तो इसलिए इस टाइप के सोचिए, प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट का मतलब ही सरकार जहां से खरीदारी करती है। तो इसका मतलब कई ऐसे टोटल 19 स्टेट्स का जो डेटा है कि अप्रोच नहीं किया, या कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से सरकारी
इवन एमएसपी पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार ही डिसाइड करती है कितने पर हम खरीदेंगे, इससे नीचे मार्केट में प्राइस नहीं जाएगा। ठीक है, एक सपोर्टिव प्राइस। तो उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला यहाँ पर फॉरेस्ट में लगभग 19.2% का। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, डीप टेक स्टार्टअप स्टेटस टू 20 ईयर्स। अब इनको जो स्टेटस मिलेगा वो 20 साल का मिलेगा। कहने का मतलब सीधा सीधा गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया जो डीप टेक स्टार्टअप है इनका स्टेटस। अर्लियर रेगुलर स्टेटस जो कंसीडर किया जाता था 10 साल पर, वो 20 साल के लिए इनको स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा। कंडीशन ये है कि इनका टर्नओवर लिमिट बढ़ाकर 200 से 300 करोड़, जो रेगुलर स्टार्टअप होते हैं जो 200 करोड़ तक काम करते हैं उनको बढ़ाकर अब 300 करोड़। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टार्टअप, क्योंकि सरकार स्टार्टअप इंडिया और ये सब मिशन चलाती है, तो स्टार्टअप को जो कंसीडर किया जाएगा, इनके लिए जो टर्नओवर लिमिट बढ़ा दी गई है वो 300 करोड़ कर दिया गया। स्टेटस जो इनका वैलिड होगा पहले 10 साल के लिए होता था, अब बढ़कर 20 साल के लिए वैलिड होगा। और 300 करोड़ टर्नओवर, जिसमें इन दोनों में जो आप पहले कर लीजिए, दैट मीन्स तब आपको ये स्टेटस के तहत आएंगे आप। डीप टेक फर्म्स मस्ट हैव हाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटेंसिटी एंड क्रिएट नोवेल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और इससे क्या होगा, रिकॉग्नाइज लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड मिल जाएगा, कैपिटल नीड्स इनकी पूरी हो जाएगी, साइंटिफिक अनसर्टेनिटी जो है उसको भी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, और इससे इन्वेस्टमेंट को बढ़ोतरी मिलेगी। और इसके साथ साथ इंडिया का साइंस इनोवेशन इकोसिस्टम भी मजबूत होगा, जब कैपिटल ग्रोथ के साथ साथ एक लंबा टाइम पीरियड इनको मिलेगा। ठीक है, तो 20 साल के लिए हो गया, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है 300 करोड़ रुपए करना। देखिए जैसे कि अभी बजट में हम लोग ने देखा भी था, सरकार के कई सारे डेटा थे। अभी यहाँ पर बस आप इतना याद रखिए कि जो टैक्स कलेक्शन के मामले में जो टॉप आया है वो कर्नाटक आया है। टैक्स कलेक्शन लगभग 20% का चेंज देखने को मिला है पिछले कंपैरिजन में। अभी टोटल रिसीट में भी सरकार ने एक डेटा दिया था, 6.70 था। चाहे जिस टाइप से टोटल रिसीट प्राप्तियां हो रही थी, तो वहां पर अगर हम लोग स्टेट का टैक्स रेवेन्यू देखें तो महाराष्ट्र एंड यूपी भी ने भी अच्छा काम किया, लेकिन इन सब में कर्नाटक का टैक्स रेवेन्यू सबसे ज्यादा रहा है। इसके साथ साथ रिपोर्ट बाय पीआरएस, स्टेट फिजिकल डेफिसिट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अभी हम लोग बजट डिस्कस करेंगे, या बजट में जो हम लोग ने डेटा देखा भी है कि भाई फिजिकल डेफिसिट सरकार की बात करें तो जैसे इस बार 4.8 रखा था, 4.3 पर लाने का टारगेट रखा है, 4.4 अचीव हुआ। तो कहने का मतलब साल दर साल इसको कम किया जा रहा है। इस बार 4.4, अगले साल 4.3। तो स्टेट के फिजिकल डेफिसिट की बात करें, इसमें हम लोग को देखने को मिला है कि थोड़ा सा बढ़ गया, 3% तक पहुंच गए हम लोग ग्रॉस, जबकि कम होना चाहिए, 3% कम होना चाहिए, मतलब एज रिकमेंडेड बाई 15 फाइनेंस कमीशन, लेकिन इसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिली है, 3.3% समथिंग ऐसा कुछ था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक डेटा है। तो एक तो टैक्स कलेक्शन याद रखिएगा, और उसके साथ साथ स्टेट का फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, तो ये सब हमारी न्यूज़ थी। अब देख लेते हैं कुछ वन लाइनर के तौर पर। सबसे पहली चीज, भारत जेन जो कि सरकार का रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, तो जो हमारे यहाँ मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उनका कहना है कि कुछ ही दिनों में हम लोग देखेंगे टोटल 22 लैंग्वेजेस में अवेलेबल आपको हो जाएगा, रियल टाइम एक्सचेंज कर देगा। अभी ये टोटल कितने लैंग्वेज में एक्सचेंज कर रहा है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा है, 15। इसके साथ साथ गवर्नमेंट कमिटेड टू यूनिवर्सल हाई क्वालिटी टेलीकॉम सर्विस। तो अभी है ये कि जैसे हम लोग 6G की बात कर रहे हैं, तो 5G लगभग 99.87 डिस्ट्रिक्ट में आ चुका है। ये भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्टेटमेंट है। और दैट मीन्स टोटल 777 डिस्ट्रिक्ट में 776 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो, दैट मीन्स हाई क्वालिटी टेलीकॉम सर्विस इनको अचीव हो पा रही है। एक डेटा रेलवे मिनिस्टर की तरफ से आया, अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से। दैट मीन्स 172 स्टेशन कंप्लीटेड अंडर अमृत भारत स्टेशन। अमृत भारत, देखिए अभी नाम लिया मैंने, अमृत भारत। अमृत भारत का मतलब ही है नॉन एसी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन, अमृत भारत। और गौरव भारत, दैट मीन्स थीम बेस्ड ट्रेन, वो भारत गौरव। तो 172 स्टेशन को जोड़ा गया है इसके तहत। और लोगों के पैसेंजर्स की दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए रेल मदद एंड रेल वन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, जो कि एक सिंगल विंडो कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है। इसके साथ साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, ये स्टार्ट
ये इनिशिएटिव याद रखिएगा किसके किसके बीच का, यूएस। अब देखिए, सुपर पावर के तौर पर जैसे यूएस हो गया, रशिया हो गया, जाहिर सी बात है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इनकी ज्यादा है, तो आपस में इनकी एक डील साइन हुई थी। उसी डील के बारे में बात किया जा रहा है कि ये आगे बढ़ाते भी नहीं बढ़ाते हैं। तो ये देखना है कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर ऑन वेडनेसडे इन्होंने कहा दैट मीन्स न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, मतलब ये उसी के लिए कि न्यूक्लियर वेपन कम करेंगे नहीं करेंगे, बिटवीन रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट हैव रीच्ड इट्स एक्सपायरेशन। तो एक्सपायर होने वाला है, और इसके तहत कोई भी पार्टी नहीं चाहती है कि इस फ्रेमवर्क के तहत काम किया जाए, मतलब और एक्सपेंड करें। तो ये चीज देखने को मिली थी, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1972 देयर आर नो लीगली बाइंडिंग लिमिट्स ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड द यूएस एंड रशिया कैन डिप्लॉय, मतलब कोई वो नहीं था। इसी स्टार्ट के तहत करते थे, ये भी एक्सपायर हो गया, तो फिर से एक जंग या एक रेस शुरू हो जाएगी कि भाई किसके पास ज्यादा प्रोडक्ट। द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली बेस्ड, इन्होंने वर्ल्ड वर्ल्ड कैंसर डे जो कि 3 फेब को मनाया जाता है, तो अवेयरनेस कैंपेन चला है लोगों को अवेयर करने के लिए, ताकि कैंसर प्रिवेंशन को रोका जा सके, अर्ली डिटेक्शन हो पाए, और तो आयुर्वेदा के साथ इसे कनेक्ट किया जाए, बेहतर ट्रीटमेंट लोगों को मिल पाए। तो 3 फरवरी को कैंसर डे होता है, और यहाँ पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का नाम है। तो ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए करंट अफेयर्स न्यूज़ थे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहें, इसको बेहतर तरीके से रिवाइज करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।